नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान के अगले अध्याय जिसका शीर्षक है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में अध्ययन किया। साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान में दिए गए उद्देश्य के, या यूं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के में दिए गए उद्देशिका के मूल व आदर्श को समझने की कोशिश की। इस अध्याय में हम संविधान के राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव और संविधान का विकसित होता स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला आता है संविधान की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना। इसको इस तरह समझा जा सकता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है और लोगों की जरूरतें और कांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाता है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का केंद्रीकरण बहुत जरूरी है। मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय होना चाहिए। यह कहने के मतलब ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने अलग अलग क्षेत्रों में होना चाहिए, तभी सामान्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। गांधी जी के स्वराज की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। स्वतंत्र भारत में संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा था कि क्या भारत में प्रांतों के पास प्रमुख शक्तियां हो और केंद्र के पास केवल रक्षा और विदेश नीति जैसे विषय हो। किंतु यह निर्णय लिया गया कि देश में केंद्रीय शासन की जरूरत है। साथ ही यह भी तय किया गया कि प्रांतों को भी कुछ अधिकार दिए जाए, इसलिए क्योंकि भारत प्रांतों का ही संघ है। कई ऐसे भी विषय प्रांतीय विषय हैं जिस पर उनके अधिकार हो, इसलिए देश के जो शक्तियां हैं उन्हें दो स्तर पर बांटा गया, या उनका वितरण दो भागों में किया गया। एक प्रांतीय स्तर, केंद्र स्तर पर, और दूसरा प्रांतीय स्तर पर। इसके अलावा 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक तीसरे स्तर की भी व्यवस्था की गई, जो पंचायत स्तर कहलाया, ताकि लोगों की आवश्यकताओं और जरूरतों को प्राथमिकता मिल सके। शक्ति विभाजन के अंतर्गत शासन को चलाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। एक, कानून बनाने की, उसे लागू करने की और उनके अनुसार न्याय करने की। पहले पिछले कक्षा में हमने इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया कि लोकतांत्रिक क्रांतियों का मूल उद्देश्य इन्हीं पर आधारित था।
आधुनिक सरकार के भी 3 प्रमुख अंग है। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है या क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका जो उनके अनुसार न्याय करती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार संविधान में इन तीनों का अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता है। इन पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। अगर हम देखते हैं तो इसमें न्यायपालिका तो पूर्ण स्वतंत्रता दिखाई देती है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों एक दूसरे से पर निर्भर है, या यूं कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर भी कह सकते हैं। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे पर बहुत निर्भर है। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के अंग होते हैं, अर्थात लोक मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अब आता है संघीय व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्थापिका, संघीय संघ मतलब संसद। तो वास्तव में संसद कैसे बनती है? संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। इसमें समाज के सभी वर्गों को स्थान मिलता है। संसद का निर्माण 2 सदनों से मिलकर हुआ है, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कह सकते हैं। इसको उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का गठन, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 550 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, और 2 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद के लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य होने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यसभा है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 विधायिका, विधानसभा के सदस्य और संसद सदस्यों के द्वारा, जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से का चयन होता है। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये 12 सदस्य वे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं। जो दूसरा जो सदन है राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं, यह कभी भंग नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद आता है संसद। तो वास्तव में संसद का क्या कार्य है? तो संसद के कार्यों पर अगर हम नजर डालते हैं तो उसका पहला कार्य, अधिकार, कार्य या शक्तियां कह सकते हैं, पहला है वित्तीय अधिकार व कार्य। वित्तीय कार्य व शक्तियां या अधिकार कह सकते हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए संसद के सामने वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है।
संसद की स्वीकृति के बिना बजट पेश नहीं किया जा सकता। भारत की संचित निधि तथा अन्य निधियों पर संसद का पूरा अधिकार रहता है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। लोकसभा को राज्यसभा से अधिक वित्तीय अधिकार प्राप्त है। दूसरा इसका जो कार्य शक्ति आता है वह है विधायी कार्य व शक्ति व अधिकार। संसद समसूची व समवर्ती सूची के समस्त विषयों व अपशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत और संपूर्ण सदस्य संख्या की साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि राज्य सूची में शामिल कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उसके संबंध में भी कानून बना सकता है। आपातकाल में संसद राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बना सकती है। संघीय क्षेत्र और जहां राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, ऐसे में भी राष्ट्रपति समस्त विषयों पर कानून बना सकता है। व्यवहार्यता अंतिम निर्णय, ये जो वित्त विधेयक है, ये जो विधेयक होता है उसमें अंतिम निर्णय लोकसभा की ही होती है। तीसरा इसके जो कार्य है वह है न्यायिक कार्य व शक्तियां। संसद को कुछ क्षेत्रों में न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है। वह राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटा सकता है। उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसे हटाने के लिए पहले राज्यसभा में उसके लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी संसद के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 बहुमत या संपूर्ण सदस्यों की साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। चौथा है कार्यपालिका संबंधी कार्य व अधिकार। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो ये पूरे के पूरे एक साथ इस्तीफा दे सकता है। इनके क्रियाकलापों पर संसद निम्नांकित ढंग से नियंत्रण रख सकती है, जैसे प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और बजट में कटौती करके नियंत्रण रख सकता है। इस प्रकार इसका जो 5वां जो कार्य है वह संविधान में संशोधन संबंधी कार्य व अधिकार। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अनुसार तभी संभव है जब दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि इस विषय पर संशोधन आवश्यक है, तभी वह संशोधन हो सकती है। इसके लिए उसे किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 2/3 सदस्य या संपूर्ण सदस्य संख्या की साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन संभव है। और संसद के अंतिम जो कार्य है वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाती है। इस तरह ये संसद के 6 कार्य हैं। इन कार्यों का अच्छे से अध्ययन और अपने बुक से कर सकते हैं।
अगर कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्यारे बच्चों हमसे जरूर पूछें। धन्यवाद।